हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम पे। तो आज की क्लास जीएस की क्लास रहने वाली है। इसके अंदर का जो आज का टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री। उसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं हरियाणा पुलिस के, उन्हीं के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना। लेकिन देखो, हरियाणा की आप हिस्ट्री की बात करोगे ना, तो एग्रीकल्चर स्टेट है। तो जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीईटी 2024 के हैं, हरियाणा पुलिस के लिए है, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है ना। तो 80 प्लस की सीरीज जो मैंने स्टार्ट कर रखी है, उसी सीरीज में ये क्लास है। जैसे आज हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, ऐसे ही जो आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी इंडियन एविडेंस एक्ट और जितने भी चेंजेस आए हैं ना, जो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी रूल्स हैं, उनमें जो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना, सारे के सारे इन डिटेल में कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो देखो, इन क्वेश्चन से सबसे पहला कंसेप्ट है टर्म्स का। जितने भी टर्म्स है वो समझनी बहुत जरूरी है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो एग्जामिनर ने पूछा है, मैंने पहले बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूं, हीट और मेटिंग, ये दो वर्ड हैं जो क्लास में बार बार यूज होंगे, अब भी यूज होंगे और आने वाले क्लास में यूज होंगे। हीट, हीट ऑफ एनिमल का मतलब है कि कोई भी फीमेल एनिमल है, वो रेडी है क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हीट। और मेटिंग का मतलब है जब मेल और फीमेल एनिमल्स हैं, वो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, उसको मेटिंग बोलते हैं। तो ये दो वर्ड्स मैं बार बार यूज करूंगा। तो यहां पे एग्जामिनर ने एक वर्ड यूज किया है, कैस्ट्रेटेड मेल कैटल को क्या बोलते हैं। तो कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कैस्ट्रेशन का मतलब होता है जो मेल एनिमल है ना, उसकी जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो खत्म करना क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी एनहेंस करने के लिए। तो पीछे एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये शायद यूपी पुलिस में पूछा था ये क्वेश्चन, कि जो कैस्ट्रेशन क्यों किया जाता है, तो कैस्ट्रेशन करने की वजह क्या है? फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने अभी तक बताई थी, जो वॉइस ना आने की वजह से शायद आप सभी को नहीं सुनाई दी होगी। ठीक है। तो कैस्ट्रेशन ये हमने यहां पे पढ़ लिया। ठीक है। चलिए भाई, तो अब देखो, यही चीज है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि सबसे पहले टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली टर्म है काफ। काफ क्या है? जैसे काऊ है, काऊ हम किसको, गाय को बोल देते हैं। तो गाय का जो छोटा बेबी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। यंग वंस ऑफ काऊ, जो बर्थ से 6 महीने का। तो एग्जामिनर यहां से दो क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? कि भाई उसका टाइम पीरियड पूछ लेगा वो, ठीक है ना, 6 मंथ तक, तो उसको क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है, जो हायर, हायर है, उसको जो फीमेल काफ होती है उसको क्या बोलते हैं? हायर बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जामिनर ये बोलेगा, फीमेल काफ जो अभी तक काविंग नहीं की है उसने। काविंग का क्या मतलब है? कि अभी वो रेडी है। काविंग का मतलब है कि वो प्रोसेस जिससे एक काउ है वो नए बच्चे को जन्म देती है, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है, उसको क्या बोलते हैं? काविंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आपको समझ में आए कि थ्योरी, यही थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं इससे। ठीक है ना। जितनी भी टर्म्स आपको जब तक समझ में नहीं आएंगी ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? हायर। तो एग्जामिनर पूछेगा कि भाई मेल, मेल काउ को, जो उसके लीटर बच्चे उसको क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। जो फीमेल काफ होता है उसको क्या बोलते हैं? हायर बोलते हैं। फिर आ जाता है बुल और सायर। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है? जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद वो मेटिंग करने के कैपेबल हो जाता है, और मेटिंग से लेके कैस्ट्रेशन के पीरियड तक। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? वो बच्चा है। ठीक है। उसके बाद वो अडल्ट हो गया है, अडल्ट के बाद वो कैस्ट्रेशन किया गया है। तो ये होती है प्रोसेस। ठीक है ना। बच्चे को हमने देख लिया, क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। और फीमेल को क्या बोलते हैं? हायर बोलते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुल बोल देते हैं और सायर बोल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। अडल्ट के बाद उसकी जो एंड में स्टेज होती है, क्या होती है? कैस्ट्रेशन। जब उसकी जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज है उनको बंद कर दिया जाता है आर्टिफिशियल मेथड से, तो उसको क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये हमने फेजेस देखी किसी भी जो मेल और फीमेल काफ की। ठीक है ना। फिर हो जाता है बुलोक। बुलोक का क्या मतलब है? जब वो कैस्ट्रेशन उसकी हो गई है, उसके बाद उसको क्या कहते हैं? बुलोक कहते हैं। ठीक है ना। हमने यहां पे देखा अडल्ट, अडल्ट के बाद जब कैस्ट्रेशन उसकी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? बुलोक बोलते हैं।
ठीक है ना। तो ये है इंपॉर्टेंट। सांड और बैल में क्या अंतर है? हाइड्रोजन यही है कि एक को हम ब्लॉक बोलते हैं, एक को बुलकल बोलते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है रिप्रोडक्शन का। एक रिप्रोडक्शन कर सकता है और एक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसका क्या हो चुका है, कैस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये है ब्लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब तक भाई सबको क्लियर है सारी चीजें? हमने बर्थ से लेके एंड तक, यानी रिप्रोडक्शन के स्टार्टिंग से, बचपन से लेके जहां तक वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो प्रोसेस देख लिया, और उनके लिए टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं वो देख लिए, ठीक है। बताइए एक बार। फिर अगला है स्कर्ब बुल, ठीक है। स्कर्ब बुल का क्या मतलब है? स्कर्ब बुल वो बुल होता है जिसकी प्रोजेनी का मतलब है कि बच्चे, यानी उसकी जो लाइनेज है उसमें इतनी ज्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं है, मतलब उसकी जो जीन्स है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कर्ब बुल बोलते हैं। एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि नॉन डिस्क्रिप्टिव बुल को क्या कहते हैं, तो स्कर्ब बुल उसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ये पूछेगा आपको भाई कौन से बुल की जो गुड प्रोजीनी नहीं होती, तो आपने आंसर करना है स्कर्ब बुल, ठीक है। फिर हो जाता है ब्रीडिंग बुल। ब्रीडिंग बुल वो बुल होते हैं जिनकी जो प्रोजीनी है या जिनके जो जीन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे आगे मेटिंग करवाई जाती है, ठीक है ना। जिनके जीन स्ट्रॉन्ग नहीं होते उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग होती है। तभी तो जितनी भी ब्रीड्स होती है ना, कुछ ब्रीड्स इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं, कुछ एक्सोटिक ब्रीड होती हैं। तो एक्सोटिक ब्रीड होती है ना, वो कहां से आती है? क्रॉस ब्रीडिंग से आती हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्यों करवाई जाती है? क्योंकि कुछ बुल क्या होते हैं? स्कूप बुल होते हैं, ठीक है। फिर है टीजर बुल। टीजर बुल कौन से बुल होते हैं? टीजर बुल वो बुल होते हैं जिनका क्या कर दिया गया है, जिनको क्यूडोक्टिमाइज कर दिया गया है। क्यूडोक्टिमाइज का क्या मतलब है? जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका प्रयोग सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये हीट पहचान सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फीमेल है और मेल है, ठीक है ना। कोई काऊ है, किसी भी काऊ को वो पहचान सके कि भाई ये रेडी है मेटिंग के लिए, ठीक है ना। किससे पहचानते हैं? वो हीट ऑफ एनिमल से। हमने पढ़ा था ना पहले जो पिछली स्लाइड में, हीट ऑफ एनिमल से कोई भी बुल पहचान सकता है, ठीक है ना। तो वो बुल जो सिर्फ पहचानने का काम करते हैं, भाई ये बुल है टीजर बुल। इनसे रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, इनसे सिर्फ पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनको क्या कर दिया जाता है? इनकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको खत्म कर दिया जाता है, और इनको जो जितने भी एनिमल्स हैं, भाई गाय हैं, उनके झुंड में छोड़ दिया जाता है। इनका सिर्फ एक ही पर्पज होता है, इनको पहचानना है, ठीक है ना। ये जाते हैं, जो भी काऊ वहां पे रेडी होगी, मतलब हीट में होगी, ये उसके पास जाएंगे, और उसके पास जाएंगे तो जो भी वहां पे ऑब्जर्व करने वाले जो भी लोग हैं, भाई अगर वो नेशनल डायरी जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर है, तो ऑब्जर्व करने वालों को पता चल जाएगा कि भाई इनमें से कौन सी काऊ क्या है, रेडी टू मेट करने के लिए, ठीक है। तो उन बुल को क्या बोलते हैं? टीजर बुल बोलते हैं। और काऊ काऊ कौन सी होती है? काऊ जिसने फर्स्ट काविंग कर दी है, मतलब एक बच्चा दे दिया है जिस एनिमल ने, उसको हम क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है टीजर बुल। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट टर्म्स के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब तक ये सारी चीजें क्लियर हैं। आगे जितनी भी चीजें मैं करवाऊंगा उसमें इन्हीं वर्ड्स का यूज होगा, बार बार मेटिंग वर्ड का यूज होगा, टीजर बुल का यूज होगा, ठीक है ना। अलग अलग चीजें, काफ का यूज होगा, हायर का यूज होगा, तो ये सारी चीजें वन बाय वन यूज होंगी, ठीक है। तो जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हर क्लास में मैं आपको बेसिक्स करवाऊंगा और उसके बाद हम एडवांस पे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने नोट्स बनाते जाओ साथ के साथ। अगर आपने नोट्स नहीं बनाने हैं तो ये जो पीडीएफ है ये तो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ टूथ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ कैटल, ठीक है। ये एक टॉपिक आ जाता है, ठीक है। वेल डन सर, पूजा यादव, बिल्कुल जी। देखो मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूं, एनिमल हस्बेंड्री की ये जो सीरीज है, ये क्लास यहां पे देखने के बाद आपका कोई भी मार्क्स एनिमल हस्बेंड्री के नहीं कटेंगे, अगर आप रिलीजियसली इसको फॉलो करते हो तो, ठीक है ना। ये टर्म्स हैं, इतने धीरे धीरे मैं आपको सारे कंसेप्ट समझा दूंगा जो भी एनिमल हस्बेंड्री के अब तक पूछे गए हैं और एग्जामिनर आगे पूछेगा, ठीक है। तो इसमें हम एक नया कंसेप्ट करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का,
उस कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझना है। क्या है? विच टाइप ऑफ टूथ इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ कैटल। तो यहां पे एग्जामिनर पूछता है कहां से क्वेश्चन? एज से। भाई किसी भी एनिमल है उसकी एज कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है? ठीक है, चलिए अब हम यहां पे टॉपिक समझते हैं, कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ एज। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एज। जैसे ही मैं वो टॉपिक कराऊंगा तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ एज, एज का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एज मैं बता देता हूं यहां पे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एज। देखो ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है बार बार, उसने बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, तो देखो किसी भी एनिमल, किसी भी एनिमल की एज कैलकुलेशन करने के तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? पहला मेथड है डेंटेशन। मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है हॉर्न मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा है? टेल बरस मेथड। ठीक है, वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा इसको, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं थ्योरी भी करवा रहा हूं आपको। ठीक है ना, आपको आराम से बैठ जाना आपने। ठीक है, तो देखो डेंटिशन मेथड, हॉर्न मेथड और टेल ब्रश मेथड, इसी में से भी डायरेक्ट एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है एज कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एनिमल की। ठीक है ना, तो पहला आंसर तो यही आ जाएगा भाई तीनों यूज किए जाते हैं। इससे क्वेश्चन ये बनता है, एग्जामिनर ये पूछ लेगा आपसे कि भाई इनमें से कौन सा मेथड नहीं यूज किया जाता, और कोई मेथड दे देगा, या ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है, और फोर्थ पे दे देगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए डेंटेशन मेथड इसका यूज किया जाता है। तो डेंटेशन मेथड में हम क्या करते हैं? इसमें हम जो एनिमल के टिथ से उसकी एज का पता लगाते हैं। ठीक है, कहां से? फ्रॉम दी टूथ ऑफ एनिमल, टूथ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे भी कैसे पता लगाते हैं। जो हॉर्न मेथड है इसका मतलब क्या है? हॉर्न मेथड से हम कैसे पता लगाते हैं? इससे हम पता लगाते हैं कोई भी एनिमल है, एनिमल के जो सींग होते हैं ना, सींग जिसे हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में, तो सींग के ऊपर रिंग्स होती हैं। जब भी आप, अब आप देखना जाके अपने जो भी एनिमल अगर आपके पास है तो, या कोई भी एनिमल को जब आप देखोगे तो रिंग्स से हम पता लगाते हैं उसकी एज का। ठीक है ना, उसकी रिंग्स से। ठीक है ना, और सेम चीज क्या है? टेल ब्रश, यानी टेल से ही पता लग रहा है। कोई भी एनिमल की टेल होती है ना, टेल पे भी हेयर्स की रिंग होती है, तो एक उससे पता लगाते हैं ना हम। ठीक है, लेकिन इसमें एक एग्जामिनर क्वेश्चन किए पूछता कि भाई इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है? तो सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है? डेंटेशन मेथड, मोस्ट इफेक्टिव मेथड, इफेक्टिव मेथड। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिए जहां से ही क्वेश्चन बनेंगे। अब तक सब क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन बढ़ेंगे। एग्जामिनर इनमें से ये पूछ लेगा भाई कौन सा मेथड यूज किया जाता है, फिर एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि भाई कौन सा मेथड मोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इनसे हम नियरेस्ट नहीं पहुंच पाते, इससे हम नियरेस्ट पहुंच पाते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई मेथड कैसे कैसे डेंटिशन मेथड यूज होता है। तो डेंटिशन मेथड, डेंटिशन मेथड। ठीक है, तो डेंटिशन मेथड में सबसे पहली चीज जो आपको नोट करने की है, भाई जो जा होता है, जा, जैसे जो ह्यूमंस होते हैं उनका भी जा होता है, भाई जबड़ा बोल देते हैं उसको। एनिमल्स में भी जा होता है, एक अपर जा होता है, एक लोअर जा होता है। तो एक चीज आपने हमेशा नोट करनी है कि एनिमल का जो अपर जा होता है ना, उस पर टीथ नहीं होते। तो एग्जामिनर ये आपसे पूछ सकता है कि भाई जो एनिमल्स का टीथ, जो टूथ का पूरा यहां पे जबड़ा होता है, उसमें जो अपर जबड़ा है, जो अपर जा है, उसके अंदर कोई भी टीथ नहीं होता। जितने भी दांत होते हैं वो लोअर जा पे होते हैं, नीचे वाले टीथ पे होते हैं। तो ये क्लियर है, एक जो यहां से आपने नोट कर लेना है। तो यहां से क्या चीज नोट कर लेनी है? नो इन अपर जा। ठीक है,
ये था अपर जा की बात। अब बात करते हैं लोअर जा की। तो जो लोअर जा होता है, ये लोअर जा है अलग अलग जो एनिमल का अलग अलग स्टेज पे, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे है तो हमको उसकी एज पता करनी है। एज कैसे पता करेंगे? जो लोअर जा है उसमें कितने टाइप के, तो 32 टीथ होते हैं, 32 दांत। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कैटल का और शिप का, यानी बाकी सारे जो जितने एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिकली वो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 32 होते हैं। 32 के अंदर क्या कौन सी कैटेगरी होती है? तो इसके अंदर कैटेगरी होती है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ये जो है क्या होते हैं? टीथ होते हैं एनिमल्स के। तो जो इंसीजर होते हैं वो कितने होते हैं? 8 इंसीजर होते हैं। कितने होते हैं? 8 इंसीजर। ठीक है, तो ये आप सभी को इंसीजर कौन से होते हैं? जो फ्रंट टीथ होते हैं वो इंसीजर होते हैं, और उन फ्रंट टीथ से ही हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं। तो जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था कि भाई किससे पता लगाते हैं, तो इंसीजर से हम पता लगाते हैं उसकी एज का। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भाई एज का पता कहां से लगाया जा सकता है? अलग अलग मेथड देख लिया हमने। अलग अलग मेथड में जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है डेंटेशन मेथड, वो देखा। डेंटेशन मेथड में भी दांतों से पता लगाते हैं। अब दांतों में भी कौन से दांत से पता लगाते हैं? तो फ्रंट वाले जो दांत होते हैं इंसीजर, तो हम कहां से पता लगाते हैं? इंसीजर से। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा था? क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये पूछा था, हाँ, विच टाइप ऑफ टूथ इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ कैटल? तो कौन से? इंसीजर। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी एग्जामिनर इससे एक और क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो, इससे पता लगाते हैं ना, तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है, कई बार यूज पूछ लेता वो, तो इनको हम एजिंग टूथ बोलते हैं। एजिंग टूथ, क्योंकि हम क्या करते हैं? एज का पता लगाते हैं ना। अब तक एग्जामिनर ये पूछेगा, लेकिन वो ये भी पूछ लेगा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एजिंग टूथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? डेंटेशन मेथड इंसीजर से पता लगाते हैं। तो देखो, अब क्या है, 8 इंसीजर होते हैं, तो जब तक जिस एज में 8 इंसीजर आ जाते हैं तो 8 से हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले जो टीथ है 2 टाइप के आते हैं, जैसे बच्चों में भी आते हैं भाई। एक होते हैं जो परमानेंट होते हैं, एक टेम्परेरी टीथ होते हैं। इनमें भी ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं? टेम्परेरी टीथ। ठीक है, कहां पे लिखूं? यहां पे नेक्स्ट पे लिख देता हूं मैं। तो टीथ कितने टाइप के होते हैं एनिमल्स में भी? टेम्परेरी, और दूसरे कौन से होते हैं? परमानेंट। ठीक है, तो जैसा यहां पे है, ये है टेम्परेरी, जो आपको दिख रहे हैं, ये है कौन से वाले? टेम्परेरी टीथ। तो टेम्परेरी टीथ आते हैं ना, तो टेम्परेरी टीथ में क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जब भी किसी एनिमल का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसमें कितने टेम्परेरी टीथ पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? जो टेम्परेरी टीथ है ना, जब एनिमल का बर्थ होता है जन्म पे, तो जन्म पे क्या 2 से 3 टेम्परेरी टीथ मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो एग्जामिनर अगर ये पूछे ना एक भी नहीं पाया जाता, तो आपने उसकी तरफ नहीं जाना है। दूसरा ये, जब एनिमल 1 मंथ का हो जाता है ना, मंथ, तो सारे मतलब फुल टेम्परेरी टीथ आ जाते हैं। टेम्परेरी टीथ, तो यहां से 2 क्वेश्चन बने। एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाई जो कोई एनिमल है उसके अंदर जो फुल टेम्परेरी टीथ है वो किस उम्र तक आ जाते हैं? तो वो 1 महीने का हो जाता है तब तक आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है अब यहां तक? ठीक है, तो ये एनिमल की 1 महीने की फोटो है जो उसके टीथ की, भाई 1 महीने में उसके आ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है? 1 महीने से जैसे ही एज उसकी आगे बढ़ती है, तो उसके टेम्परेरी जो टीथ हैं वो निकलने लगते हैं और उसकी जगह परमानेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये परमानेंट इंसीजर है। ठीक है, तो परमानेंट इंसीजर है। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो उसके परमानेंट इंसीजर हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, 2 परमानेंट इंसीजर आ जाते हैं फ्रंट वाले, वो किस एज तक आ जाते हैं? तो 2 मंथ्स, 2 मंथ्स तक। ठीक है, फिर एग्जामिनर पूछेगा कि भाई फिर 2 से 4 हो गए, 6 हो गए और 8 का मतलब है कि फुल परमानेंट टीथ। इसका क्या मतलब है? फुल परमानेंट
टीथ, ठीक है। तो पूरे के पूरे परमानेंट टीथ आ जाते हैं किसी भी एनिमल के, तो उसकी एज क्या हो जाती है? तो उसकी एज हो जाती है 4 से 5 साल, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर ने पूछा था कि भाई कितने साल तक जो कोई भी एनिमल है उसके जो परमानेंट टीथ है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? 4 to 5। आपको ऑप्शन एग्जामिनर ये देगा भाई 10 साल, 12 साल, 13 साल, 5 साल, ऐसे। तो आपने किस पे जाना है? 5 पे, ठीक है। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद टिथ में नई प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उस नई प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। क्या स्टार्ट हो जाती है? तो जो ये टिथ आ गए हैं ना, परमानेंट टिथ, ठीक है ना, ये अभी है शार्प, बहुत शार्प है, लेकिन टाइम के साथ जैसे ही वो खाना खाता है, इनका यूज करता, तो इनमें क्या हो जाता है? इनकी शार्पनेस कम होती जाती है। तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाई जो टीथ है उनकी जो एज है वो किससे डिपेंड करती है? भाई जो दांतों से हम एज का पता लगाते हैं, तो दांतों के क्या होने से एज का पता लगाता है? तो यानी दांतों की शार्पनेस कम होने से एज का पता लगता है। यानी अब जैसे ही 4 से 5 से साल आगे बढ़ेगी, 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, तो उसके दांत है वो क्या क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे? जो शार्प कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर भाई सभी को यहां तक? ये मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है जो एज डिटरमाइन करने में। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है जो 2 मंथ में कितने हो जाते हैं, या फुल परमानेंट टीथ कहाँ आते हैं, या फिर टेम्परेरी परमानेंट जो टीथ होते हैं वो किस एज में आते हैं। क्लियर है सभी? बढ़े भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भाई व्हाट इज ए की इंडिकेटर ऑफ द ओल्डर काउ बेस्ड ऑन डेंटेशन। बट डेंटेशन से कैसे पता चलता है कि वो काउ है वो ओल्डर है, ठीक है ना, वो पुरानी गाय है? इसका मुख्य संकेतक क्या है डेंटेशन में? बताना भाई। इसका आंसर आप अच्छे से कर सकते हो ये कंसेप्ट समझने के बाद। हमने एज का कंसेप्ट समझ लिया है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। चलिए बताइए, आप अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए बताइए। पूजा यादव नाइस वाटर कंटेनर, बिल्कुल। देखो वाटर कंटेनर कैसा भी हो लेकिन कंटेंट टॉप का है, ठीक है। घिसे दांत बी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वॉर्न एंड राउंडेड टीथ, तो यानी जो पहले शार्प थे वो अभी शार्प नहीं रहे हैं, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलो अच्छे से समझने के लिए। बाय व्हाट एज आर द परमानेंट कॉर्नर इंसीजर टिपिकली इरप्टेड इन कैटल। भाई किस एज तक जो परमानेंट जो कॉर्नर इंसीजर, समझने की कोशिश करो, ठीक है। कॉर्नर इंसीजर, भाई कॉर्नर इंसीजर की बात कर रहा है, यानी कॉर्नर कब आएंगे? पहले जो फ्रंट वाले आएंगे, फिर उससे साइड वाले आएंगे, और फिर कॉर्नर आएंगे। मतलब वो ये कह रहा है कि 8 के 8 परमानेंट टीथ आ चुके हैं, वो किस एज तक आते हैं ये आपने समझने की जरूरत है। परमानेंट कॉर्नर इंसीजर यानी वो क्या कह रहा है कि कंप्लीट इंसीजर की बात कर रहा है वो, ठीक है। बताना भाई, बहुत बढ़िया। वॉरियर ब्लड 5 ईयर, ये हमने उसमें देखा था, ठीक है। 5 ईयर के बाद उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? राउंड होना स्टार्ट हो जाते हैं और घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 5 ईयर। तो यही डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 ईयर। हेलो सर जी, पीडीएफ भी मिल, विकास पीडीएफ डेफिनेटली मिलेगी आपको। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो जितने भी जो एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स है ना, हैंड रिटन नोट्स हैं, जो हमारी टीम कंपाइल करने लग रही है, हालांकि वो हैंड रिटन नोट्स है मेरे,
उसको टीम कंपाइल कर रही है डिजिटल नोट्स में, वो जल्दी आपको प्रोवाइड होंगे, उससे बेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट। जो जितने भी हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनमें से डायरेक्ट आए हैं, तो वो चीज आपको डेफिनेटली मिलेगी। और जो अभी हम जो ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो ऑफलाइन मेरे से जुड़े हुए थे वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी हरियाणा पुलिस के अंदर, बहुत ही बढ़िया वहां पे जॉब सर्विस कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर पूछता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उससे इनडायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एनिमल हस्बेंड्री से। भाई एनिमल हस्बेंड्री से जो भी उत्पादन होता है उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके ले जाया जाता है, फिर उनकी सेफ्टी और क्या क्वालिटी को कौन सी बॉडी देखती है? चलिए भाई बताना कौन सी बॉडी देखती है? सर जी प्रिंट निकलवाने के फॉर्मेट में बनाना, बिल्कुल आप प्रिंट निकलवा सकते हो और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। बी। चलिए भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? FSSAI, FSSAI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो FSSAI, ठीक है। देखो जब एनिमल हस्बेंड्री की बात करता हूं ना मैं, कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ ये बॉडीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये FSSAI, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी बताना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और जो FSSAI है, जो FSSAI एक्ट था, एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो 2006 का एक्ट था जिसके अंडर इसकी स्थापना हुई थी। तो एग्जामिनर क्या पूछता है, ठीक है। और कब FSSAI बना था? 2008 के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2008 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और जो एक्ट था 2006 में, ठीक है। और एक चीज और है, जो FSSAI है वो फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ब्रीड ऑफ कैटल इज नोन फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो जब भी मैं कैटल की बात करता हूं ना, तो कैटल को भी इन डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके लिए थोड़ा सा टचमी करवा देता हूं इस क्वेश्चन के साथ, ताकि आप ये हो जाए कि भाई हाँ किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है। कैटल से वो क्वेश्चन पूछता है उसकी ब्रीड से, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, उसके जो प्रोटीन इनटेक है, मतलब कैटल के न्यूट्रिशन से, भाई मिल्क में कितना फैट है, मिल्क में कितना प्रोटीन है, उसकी जो बेसिक मैनेजमेंट है उससे। तो सारे के सारे हम करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। PDF में एक पेज पर 3-4 लाइन ही लिखी होती हैं, पेजेस ज्यादा हो जाती हैं, प्रिंट निकलवाना पॉसिबल नहीं होता। चलिए तो कौन सी है, तो कौन सी कैटल है? जर्सी। जर्सी एक एक्सोटिक कैटल है, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कैटल ब्रीड्स, ठीक है। तो कैटल ब्रीड्स कौन सी होती है? कैटल ब्रीड्स दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंडिजिनस ब्रीड और एक होती है एक्सोटिक ब्रीड, ठीक है। तो पहली है कौन सी? इंडिजिनस ब्रीड। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, डायरेक्ट यहां से सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं ब्रीड से, ठीक है। तो इंडिजिनस ब्रीड पहला टाइप, ठीक है। तो इंडिजिनस ब्रीड में अगला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछता है? तो जो ये ब्रीड है ना, तो ये कौन सी है इंडिजिनस ब्रीड में? ठीक है, फर्स्ट मिल्क ब्रीड। ये भी अलग अलग टाइप की हैं। दूसरी क्या है? ड्यूल पर्पज ब्रीड। इनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। और तीसरी क्या है? तीसरी कौन सी होती है? ड्राई ब्रीड, ड्राई या ड्रोट ब्रीड।
यहां से मैं आपको एक कंसेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो वन बाय वन देख लेते हैं। जो मिल्क ब्रीड होती है ना, ये वो ब्रीड है जिनके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जो मिल्क इनमें से प्रोडक्शन होती है मैक्सिमम, ठीक है ना, ये बहुत हैवी होती है। तो डायरेक्ट एग्जामिनर ये पूछने वाला है कि भाई इनमें से कौन सी, वो ये दे देगा गिर। गिर क्या है, गिर क्या मिल्क ब्रीड है, ड्यूल पर्पस ब्रीड है या ड्राई ब्रीड है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा जो मिल्क ब्रीड होती है वो कौन सी होती है, जिनमें जो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है और जिनसे काम नहीं करवाया जा सकता, फिजिकल एफर्ट नहीं हो सकता। ये बहुत बल्की होती हैं, ठीक है, और वेट में ज्यादा होती है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है इनकी। दूसरी कैटेगरी है ड्यूल पर्पज ब्रीड, जैसा कि इससे इससे पता चल रहा है ड्यूल पर्पज, इनका दोनों पर्पज इनसे करवाए जा सकते हैं। इनसे मिल्क प्रोडक्शन भी हो सकती है और इनसे वर्क भी करवाया जा सकता है। आपको पता होगा जो बैल को लेके जाते हैं खेत में, प्लगिंग करवाते हैं, जोतते हैं, या जो रेडी बुग्गिया बोलते हैं आम भाषा में, उसके साथ लेके जाते हैं, ठीक है। और तीसरी है ड्राई या ड्रोट ब्रीड। तो आपने एक चीज अच्छे से याद रखनी है, अगर एग्जामिनर ये पूछता ना भाई ड्राई ब्रीड कौन सी होती है, तो ड्राई का मतलब ये नहीं है कि भाई हम उसको भाई कम पानी देते हैं या ड्राई एरिया में मिलती है। वो ड्राई ब्रीड वो है जो मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम होती है जिनकी, ठीक है। सभी को अच्छे से क्लियर है ये चीज कि भाई ये ब्रीड कौन सी होती है, ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी होती है, और ड्राई ब्रीड। देखो ड्राई ब्रीड में मिल्क प्रोडक्शन, चलिए भाई यहां तक क्लियर है। ये चीज क्लियर है ना, जो मिल्क ब्रीड कौन सी होती है और उसके बाद ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी होती है, और जो ड्राई ड्रोट ब्रीड कौन सी होती है, ठीक है, क्लियर है। तो जितना भी क्वेश्चन जो भी चीज मैं समझाता हूं उसके बाद क्लियर ये चीज आप लिख देना, ताकि मैं इस चीज से फेमिलियर हूं कि ठीक है हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनर यहां से देखो कितने क्वेश्चन बढ़ते हैं, अनगिनत क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो सिर्फ यही बनता है, वो ये पूछ लेगा भाई कैटल ब्रीड कौन सी है इनमें से, और इनमें से कोई भी ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना, कैटल ब्रीड कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से ये बनता है, वो ये पूछ लेगा कि भाई इनमें से मिल्क ब्रीड कौन सी है या फिर ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी है। साहिवाल दे देगा, हरियाणा दे देगा और अमृत महल दे देगा, और इनमें से ये पूछ लेगा भाई मिल्क ब्रीड कौन सी है या फिर ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी है। फिर वो ये पूछ लेगा कि भाई इनमें से ड्राई ब्रीड कौन सी है, भाई सिंधी है, कांकरेज है, हरियाणा है, ओंगोल है, तो कौन सी है ड्राई ब्रीड। ये इतने टाइप के यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हम देख लेते हैं। पहला है जो मिल्क ब्रीड जो दूध देती है और जिनसे हम फिजिकल वर्क नहीं करवा सकते, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो कौन सी है। साहिवाल है, रेड सिंधी है, गिर है और दियोनी है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। उसने ये पूछा था भाई अमृत महल किसकी ब्रीड है, कैटल की है, बफेलो की है, सिप की है, पिग की है, ये पूछा था उसने, ठीक है। क्योंकि इसका नाम ही आप देखो अमृत महल, तो बहुत बेसिक, बहुत ही ज्यादा फेवरेट चीज है ये एग्जामिनर की, ठीक है। फिर ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी है, ओंगोल है, हरियाणा है, कांकरेज है, थारपार है, कृष्णा वैली है, राठी है और ग्वालो मेवाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कृष्णा वैली, ठीक है। देखो नेम देखो आप कृष्णा वैली, तो आप अगर एग्जामिनर यहां पे ये पूछेगा ना भाई इनमें से कौन सी ब्रीड कैटल ब्रीड है, तो कृष्णा वैली, तो कितना नेम ऐसे लग रहा है कोई माउंटेन्स का, कोई हिल्स का नेम है, लेकिन ये ब्रीड है। और नेक्स्ट क्या है, जो ड्राई ब्रीड है कौन सी है, कोंगयान है और अमृत महल है और क्या है, हलीकर है, ठीक है।
क्लियर है भाई सभी को? तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी के सभी देख लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एज देख लिया हमने, ये कंसेप्ट समझ लिया, इससे डायरेक्ट आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इन पिग्स कोल्ड। ठीक है, पिग्स यानी सुअर्स के अंदर जो प्रोसेस है क्या, गिविंग बर्थ। जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि दो तीन चीजें जिसको मैं बार बार यूज करूंगा, मेटिंग को यूज करूंगा और हीट को यूज करूंगा। तो यहां पे जो मेटिंग की प्रोसेस है पिग्स के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसको देखो वन बाय वन हम देख लेते हैं। जो पिग्स होते हैं ना, पिग्स, पिग्स के अंदर क्या चीज होती है, जो मेटिंग है, मेटिंग में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का यूज होता है। किसका, एक तो मेल का, तो मेल पिग, और एक फीमेल पिग, फीमेल पिग। तो जो मेल पिग है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोर, ठीक है। और फीमेल पिग जो मेटिंग के लिए रेडी है उसको हम क्या बोलते हैं, गिल्ट, ठीक है। तो ये लिख लेना भाई आपने, ये टर्म्स हैं। गिल्ट वो फीमेल पिग है जो अभी तक जिसने मेटिंग नहीं की है, मतलब जिसका कोई भी अभी तक ऑफस्प्रिंग नहीं है, कोई भी पिगलेट नहीं है। पिगलेट का मतलब क्या होता है, पिगलेट, इनसे जो बच्चे आते हैं उनको पिगलेट बोलते हैं, PIGLET, ठीक है, पिगलेट। ये सारे के सारे आपने नोट कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोर है और गिल्ट है। गिल्ट जो वो फीमेल पिग है जिसने अभी तक क्या नहीं की है, मेटिंग नहीं की है, या जिसका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। जब भी उस फीमेल पिग का बच्चा हो जाता है, भाई एक बच्चा उसका हो गया, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं सो, ठीक है। तो मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूं, बोर मेल पिग रेडी फॉर मेटिंग, ठीक है। अगला है गिल्ट, फीमेल पिग, फीमेल पिग हु haven't given birth to any piglet। भाई जिसने अभी तक किसी को बर्थ नहीं दिया, और फिर क्या है, सो वो फीमेल पिग है, फीमेल पिग हु हैव गिवन बर्थ टू एटलीस्ट वन पिगलेट, ठीक है। जिसने एक भी पिगलेट को जन्म दिया उसको क्या बोलते हैं, सो। और पिगलेट, इसको क्या बोल सकते हैं भाई, जो लिटर पिग होते हैं, लिटर पिग या ऑफस्प्रिंग्स, भाई उन बच्चों को क्या बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां पे एग्जामिनर ने क्या पूछा था, और देखो अगला क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से क्या पूछता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, फैरोइंग, तो फैरोइंग बोलते हैं, ठीक है। यहां से समझने वाली बात यह है कि भाई ये तो आपने हिंदी से देख लिया, भाई बछड़ा पैदा करना, ये हम देखते हैं भाई कैटल्स में होता है, क्या काविंग मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के में। फिर लैम्बिंग, भाई मेमना पैदा करना सिप्स के अंदर होता है। किडिंग, बच्चे पैदा करना, भाई जो इसमें क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। लेकिन एग्जामिनर यहां से ये पूछेगा भाई फैरोइंग, उल्टा पूछ लेगा वो, जो फैरोइंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन पिग्स दे देगा, सीप दे देगा, हैन दे देगा, और क्या दे देगा, काउ दे देगा। तो ये ऐसे पूछने वाला है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए, जो फैरोइंग है ना वो किनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, पिग्स की है, उल्टा पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। चलिए, तो जब भी इनसे मेटिंग के बाद जो जो बच्चे होते हैं, जो पिगलेट होते हैं, तो जो भी पिगलेट होता है ना गिल्ट को, तो वो कितने होते हैं, तो 10 to 12,
10 to 12, ठीक है। जो कितने बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, तो 10 to 12, ठीक है। बताना भाई, सब क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है, हेरोइन वगैरह, ठीक है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। चलिए, यहां से एग्जामिनर पूछेगा तो 10 से 12 उसके क्या होते हैं, पिगलेट होते हैं। तो एग्जामिनर आपको नंबर देने वाला है भाई, 7 से 8 होते हैं, 20 से 25 होते हैं, तो उनके कितने होते हैं, 10 से 12 पिगलेट होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, आपको समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज ये है, जो फैरोइंग होती है, फैरोइंग, फैरोइंग में दो, एक तो गिल्ट होती है, फीमेल पिग, और एक क्या, बोर होता है, मेल पिग। तो इसकी कंडीशन है, जो मेल पिग की कंडीशन है कि भाई उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो मेटिंग तक रेडी है। तो रेडी में क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहां से। तो क्या क्या कंडीशन है, तो पहली कंडीशन ये है, जो बोर है उसका जब जन्म हुआ था, जब वो लिटर था ना, जब वो पिगलेट था, तो उनका वेट और उनका साइज, ठीक है ना, साइज एंड वेट ऑफ लिटर, वो कितना होना जरूरी है, 8 और 72 kg, ठीक है। और जब फाइनल सिलेक्शन होता है ना, फाइनल सिलेक्शन किसी भी बोर का, किसके लिए कि वो फैरोइंग कर सके, तो उसका वेट कितना होना जरूरी है, 90 kg, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा यहां से ये बनता है, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि भाई जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है ना बोर की, ठीक है, कितने, 7 मंथ्स। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि भाई जो बोर और जो सो का रेशो है कि वो नेचुरल रिप्रोडक्शन या फैरोइंग कर सके, वो कितना है, 1 पे 25। यानी अगर 25 सो है कहीं पे, तो उस पे एक बोर इनफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, वो रेशो पूछ लेगा, वो ये पूछ लेगा कि भाई किसी भी बोर की यानी सुअर की जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो कितने टाइम की होती है कि वो तैयार है आगे रिप्रोडक्शन या फैरोइंग करने के लिए। वो ये पूछेगा कि भाई जो वेट होता है लिटर का और या फाइनल सिलेक्शन है, वो कितने वेट पे होना चाहिए, कि भाई सेक्सुअल जो मेच्योरिटी आ जाती है उसमें वेट कितना होना जरूरी है। तो आपने क्या किस आंसर पे जाना है, 90 kg पे, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, क्लियर है भाई सभी को, बताना एक बार। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, यहां से बनता है। वो क्वेश्चन ये है कि जो गिल्ट है, गिल्ट तो हमने देखा वह अभी तक कि उसका क्या है, बच्चा नहीं हुआ है, जिसका हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है, वीनिंग, वीन्ड सो, वीन्ड सो कौन सी होती है, ठीक है, या फिर वीनिंग पूछ लेगा। तो वीनिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग है यानी कोई भी उसका ऑफस्प्रिंग यानी पिगलेट है, पिगलेट को उसकी मां से दूर कर दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। और उस मदर को हम क्या बोलते हैं, वीन्ड मदर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वीन्ड सो उसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, जैसे हमने देखा कैस्ट्रेशन के बारे में देखा, भाई कैस्ट्रेशन क्या है, फैरोइंग क्या है,
वो एग्जामिनर ये पूछ लेगा भाई वीनिंग क्या है, ठीक है। तो आपने ये नोट रखना है कि भाई वीनिंग क्या है। वीनिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम हिज मदर या फिर हर मदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जोनोटिक डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है। तो इनमें से कौन सी डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकती है? तो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड के चक्कर में आपने बेसिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो बेसिक्स भी कवर करने हैं आपने। तो कौन से होते हैं वो, बताइए भाई। रेबीज, रेबीज बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या आएगा? रेबीज आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द प्राइमरी फीड फॉर रूमिनेंट एनिमल्स? तो हम रूमिनेंट्स एनिमल्स को भी पढ़ने वाले हैं, रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट। इसमें मेजर चीज क्या है जो नोट करने की है भाई? जो ये एनिमल्स होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है? एक अलग ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या होता है? र्यूमन, ठीक है। यहां से एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका एक ऑर्गन होता है र्यूमन, और उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है भाई, आप अपनी आम भाषा में बोल देते हो ना, जुगाड़ी करने वाले एनिमल्स। तो वो क्या करते हैं? एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई इन एनिमल्स को दूसरे एनिमल से क्या डिफरेंशिएट करता है? तो र्यूमन जो बॉडी का पार्ट है, इनका बॉडी का ऑर्गन है, वो डिफरेंशिएट करता है। इसमें जो प्रोसेस क्या होती है, कंसेप्ट ये है कि इन्होंने फूड इनटेक किया, यानी ये है माउथ, माउथ। यहां से जो फूड गया, यहां पे ऑर्गन र्यूमन है, यहां पे चला गया, ठीक है। तो यहां पे चला गया, इसके बाद ये क्या करते हैं? खाना खाने के बाद ये क्या करते हैं? जो यहां से फूड है ना, वापिस बाहर ले आते हैं, कहां पे? माउथ में। और यहां उसको बार बार च्यू करते रहते हैं। तो ये च्यू करने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो यानी फूड अंदर चला गया र्यूमन में, फिर र्यूमन से बाहर आ गया, और फिर उसको क्या? च्यू करते रहते हैं। वो तब भी करते रहते हैं जब उनको फीड नहीं दिया जाता, यानी खाना नहीं दिया जाता, ठीक है। आई बात समझ में? तो उसको क्या बोलते हैं? फोरेज, जो उनको चारा दिया जाता है, ठीक है। प्राइमरी फीड है। एग्जामिनर देखो प्राइमरी फीड पूछता है भाई, सबसे क्या है? मुख्य है। मुख्य में क्या है? चारा है। वैसे ग्रेन वगैरह भी देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो किसी भी जो एनिमल है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, या जब वो मेटिंग कर रहा है उस टाइम जरूरी होता है, तो वो कौन सा होता है? ह्यूमन होता है, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? सब ठीक है? वॉइस वगैरह सही है ना? ठीक है। चलिए बताइए भाई, ये क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो कुछ चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको। इसमें क्या होता है? इसमें जो एक मेल एनिमल होता है और एक फीमेल एनिमल होती है, तो उनका जो नेचुरल मेटिंग है, उसको भाई नेचुरल मेटिंग नहीं हो सकती, तो उसमें क्या है? आर्टिफिशियल मेटिंग करवाई जाती है, जिसमें जो मेल एनिमल है उसका सीमेन जो फीमेल एनिमल है उसके अंदर डाला जाता है, इस प्रोसेस से, ठीक है ना। इसके अलग अलग मेथड हैं, वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। बहुत ही इजीली से आपको वो समझ में आ जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री है वो आपके फिंगर टिप्स पे हो, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके मेथड भी हम देखेंगे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पहली बार कब किया गया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? 1780 में। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से पूछेगा भाई वो किस एनिमल के ऊपर? डॉग के ऊपर, ठीक है। ये किया गया था। और इंडिया के अंदर जो नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की पॉलिसी है या फिर प्रोजेक्ट है, वो कब लागू किया गया? 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस लिए किया जाता है?
देखो इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन मेन एडवांटेज क्या है, टू एनहेंस जेनेटिक ट्रेट्स। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, ये थोड़ी सी कंसेप्ट की बात है, एक स्टोरी के रूप में आपको अगर पता हो तो दैट इज वेल। ठीक है भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि भाई जेनेटिक इंप्रूव करने के लिए, कि एक जो बुल है, कहाँ का बुल है भाई, अमेरिकन बुल है, उसका मेटिंग करवा दी कहाँ पे, इंडियन जो काउ है उसके साथ, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे ना, तो उन दोनों से उसके ट्रेट्स आएंगे, तो ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसमें मेथड ये आ जाता है कि भाई या तो आप जो अमेरिकन बुल है उसको ही यहां पे क्या करो, फीड करो, यहीं पे उसको पालना स्टार्ट कर दो। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि वहीं से उसका जो सीमन का यूज करके आप यहां पे जो जितने भी एनिमल है, फीमेल एनिमल, उसको मेटिंग करवाई जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या करने के लिए, जेनेटिक ट्रेट्स को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? ठीक है, देखो जो हमने पिग वाला चैप्टर पढ़ा था ना, अभी पिग का टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना आपने। कौन सा भाई, जो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई जो पिग होती है, पिग का जो जहां पे उसको पाला जाता है, उस फार्म को, उस एरिया को क्या बोलते हैं? ठीक है ना, चलिए भाई बताइए। गिल ऋतु, फर्स्ट मिल्क, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डायरी फार्मिंग एंड मिल्क कोऑपरेटिव? कि भाई जो डायरी फार्मिंग है और मिल्क कोऑपरेटिव के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, बॉडी से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो हम जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री की बॉडीज है ना, सभी कवर कर लेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए बताइए कौन सी बॉडी है जो डायरी फार्मिंग और मिल्क कोऑपरेटिव को प्रमोशन करती है? नाबार्ड है, FSSAI है, या फिर IRDAI है? बताना। बहुत बढ़िया, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? NDDB। ठीक है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ हरियाणा पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सीईटी मेंस के लिए। सीईटी मेंस में एक टॉपिक है रूरल मार्केटिंग का, तो रूरल मार्केटिंग के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट। तो हम जब मैं मेंस की क्लास लूंगा ना, तो उसमें ये चीज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रैक्टिस इज यूज टू इंक्रीज द मीट यील्ड ऑफ लाइव स्टॉक? ठीक है, जब भी हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं ना, लाइव स्टॉक, ठीक है, तो लाइव स्टॉक में इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है लाइव स्टॉक सेंसिस। ठीक है, तो आपको पता है लाइव स्टॉक सेंसिस पहली कब हुई थी? मीट यील्ड के लिए हम क्या करते हैं? देखो कैस्ट्रेशन हमने देख लिया था, जो उसकी रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी को खत्म करना होता है। स्टीयरिंग क्या होता है? सीप के अंदर होता है, जो उसकी अपर लेयर है उसको रिमूव करना कहते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन कोई भी डिजीज है किसी भी एनिमल में, उस डिजीज के लिए जो एंटीडोट हम यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैक्सीन प्रोवाइड करना, उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फ्लैटनिंग। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? फ्लैटनिंग। तो लाइव स्टॉक सेंसिस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे पहली सेंसिस कब हुई थी? 1919 के अंदर। कितने टाइम में सेंसिस होती है? एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में। अभी की कौन सी 2000 जो 20वीं सेंसिस है, कब हुई थी? 2019 के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 19वीं सेंसिस हुई थी वो कब हुई थी? 2012 के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और हम इन डिटेल में कवर करेंगे सारी की सारी सेंसेस। ठीक है, जितने भी यहां से क्वेश्चन बढ़ते हैं वन बाय वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इन सिप? भाई सिप के अंदर जो बर्थ करने की प्रोसेस उसको क्या कहता है? जैसे हमने देखा फैरोइंग किसके अंदर है? पिग्स के अंदर है। काविंग किसके अंदर है? काउज के अंदर है। ऐसे ही वो पूछ रहा भाई सिप के अंदर की प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काविंग हमने देख लिया किसकी प्रोसेस है? काउ की। फैरोइंग हमने देख लिया किसकी है? पिग्स की। और किडिंग ये आप कह सकते हैं भाई ह्यूमंस की। और जो बच गया ऑप्शन इसका क्या होगा बताना? तो लैम्बिंग। जो लैम्ब होता है टिप में हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो यंग ऑफस्प्रिंग होता है क्या होता है? लैम्ब। तो लैमिंग इसको बोलते हैं। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग मिल्क फीवर इन डेयरी काउज? ठीक है, डेयरी काउज का मेन यूज क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। लेकिन कई बार उसमें क्या होता जाता है? फीवर हो जाता है। तो उसमें हम क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं उसको? आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जो कैन होती हैं वो पिलाई जाती हैं उनको, ठीक है? वो कैन किस चीज की होती हैं? कैल्शियम। बहुत बढ़िया। तो वो कैन किसकी होती हैं? कैल्शियम की होती हैं, ठीक है? आपने ये चीज सुनी होगी भाई गाय को कैल्शियम पिया दिया, कैल्शियम पिला दिया, ठीक है? तो ये कैल्शियम की होती हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ब्रीड ऑफ शिप इज नोन फॉर हाई क्वालिटी वूल प्रोडक्शन? ठीक है भाई, हाई क्वालिटी वूल प्रोडक्शन के लिए कौन सी ब्रीड जानी जाती है शिप की? चलिए भाई। सिप के बारे में आने वाली क्लासों में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। सिप की ब्रीडिंग, सिप का जो इंटीरियर है उसका जो प्रोडक्शन का साइकिल होता है, ठीक है? रिप्रोडक्शन साइकिल, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना? तो ये सिर्फ आपको एक फेमिलियर करवाने के लिए है कि भाई सबसे ब्रीड से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको ये फेमिलियर हो, भाई ऊपर से ना जाए कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो कौन सी है वो ब्रीड? मेरिनो, ठीक है? ये इसका राइट आंसर आएगा। तो ये आपने जो ब्रीड है ये नोट कर लेनी है। कौन सी? डेक्कनी है, मचेरी है, कुरुम्बा है, नेल्लोर है, नीलगिरी है, बीकानेरी है, ठीक है ना? मारवाड़ी है, गुरेज है और गड्डी है, ठीक है? ये है लोकल ब्रीड्स, ठीक है, सीप की। और ये क्या है? एक्सोटिक। तो इसमें है मेरिनो। तो एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा भाई मेरिनो क्या है, लोकल ब्रीड है या एक्सोटिक है? वही सेम क्वेश्चन ब्रीड से कैसे बढ़ते हैं, ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा इनमें से लोकल कौन सी और एक्सोटिक कौन सी है। तो राम बोलियट और चेवियोट और साउथ डाउन, ठीक है? तो ये कौन सी है? ये ब्रीड एक्सोटिक ब्रीड है, ठीक है? और हमने एक लोकल ब्रीड देख लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे नोट कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एनिमल वेलफेयर लॉज एंड पॉलिसी? एनिमल वेलफेयर लॉज एंड पॉलिसी। तो ये आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, ठीक है? तो एनिमल लॉज यानी कानून, जो पशुओं से जुड़े हुए कानून बनाने का जो काम है वो किस बॉडी के पास है? आईसीआर, IWBI, NDDB, FSSAI। FSSAI के बारे में तो हम देख चुके हैं। नेशनल डायरी डेवलपमेंट के बारे में भी देख चुके हैं। ICAR और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए बताइए। बी, पुनीत बी, बहुत बढ़िया। और ये डायरेक्ट हरियाणा जीके का क्वेश्चन भी है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। कैसे? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है बता सकते हो आप? ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, ठीक है? इसका गठन कब हुआ था? 1962 में। कहां पे? चेन्नई के अंदर। लेकिन फिर इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया कहां पे? 2018 के अंदर कहां पे शिफ्ट कर दिया? बताना भाई। देखते हैं आपके हरियाणा जी की कैसी है। गुड़गांव कर दिया, पंचकुला कर दिया, सोनीपत कर दिया, झज्जर कर दिया, या फिर हिसार कर दिया? चलिए। और एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन देखो पीछे ये पूछा था, देखो यहां से भी जो प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल
प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसका गठन हुआ था। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर बताता हूं, एग्जामिनर ने ये पूछा था कि भाई जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स है एक्ट है वो कब बना था। तो देखो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बल्लभगढ़, गिल, रितु, जीएस ट्यूशंस, करनाल, पुनीत, राठौड़, हिसार, फरीदाबाद, हरियाणा। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बल्लभगढ़। ठीक है, बल्लभगढ़। अगर बल्लभगढ़ देता तो बल्लभगढ़, अगर फरीदाबाद देता तो फरीदाबाद। ठीक है, अगर हरियाणा देता तो हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बुल इन एनिमल हस्बेंड्री? हमने देखा था अभी जो हम पढ़ चुके हैं बुल के बारे में। ठीक है, बुल के बारे में, हायर के बारे में, या जो कैस्ट्रेटेड बुल होता है उसको हम बुलोक बोलते हैं। सांड और बैल का डिफरेंस हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो बुल होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, बुल जब बुलोक बन जाता है ना, बुल जब क्या बन जाता है? बुलोक। तो बुल के बुलोक बनने की प्रोसेस में क्या मेजर चीज है कि वो क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है बुल और बुलोक का। तो बुल का मेन काम क्या है? ब्रीड करना। तो हमने देखा था ना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ब्रीड। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? ये चीजें समझ में आ रही है ना सभी को अच्छे से? बेसिक से शुरुआत करेंगे फिर एडवांस में बढ़ेंगे। आज मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करवा दिया कि कैलकुलेशन ऑफ एज कैसे होती है, और वो टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है बुल का, बुलोक का, हायर का। ठीक है ना, वो जितने भी टीजर बुलोक, सारी चीजें कवर कर ली हमने। बहुत बढ़िया। चलिए, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क लेट डाउन इन डेयरी काउज? ठीक है, और इस मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक एडिशनल क्या दी जाती है? दवाई भी दी जाती है, वो जो बहुत हार्मफुल है इनके लिए, एनिमल्स के लिए। हार्मफुल कैसे है? सिर्फ एनिमल्स के नहीं, इकोसिस्टम के लिए। मैं आपको बता देता हूं, वो हार्मफुल है इकोसिस्टम के लिए। बता सकते हैं उसका नाम? इकोसिस्टम के लिए इसलिए हार्मफुल है भाई, एनिमल होते हैं, एनिमल वो खाते हैं भाई, जितने भी फार्मर्स हैं उसको डालते हैं। क्यों? उनको ज्यादा मिल्क चाहिए। तो फिर जो ऑक्सीटोसिन है, ये जो हार्मोन रिलीज होता है, इसके रिलीज होने से मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ती है, लेकिन उस केमिकल का बायो अक्यूमुलेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बायो अक्यूमुलेशन। ये आपके जो सीईटी मेंस है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे जुड़ी हुई है एनिमल हस्बेंड्री, सीईटी मेंस, ये कैसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। टिक्का लगा के दूध निकालना, वो दवाई कौन सी दवाई? वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना भाई उसका नाम। उसी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और फिर क्या होता है? बायोकम्युलेशन होती है। अब देखो, काऊ है, काऊ में बायोकम्युलेशन हुई, उस केमिकल की बायोकम्युलेशन का मतलब है केमिकल्स के पार्टिकल बढ़ गए। तो मान लेते हैं कहीं पे काऊ की डेथ हो जाती है किसी भी वे में, तो वहां पे जो डेड एनिमल है, डेड एनिमल है, डेड एनिमल के ऊपर कौन आते हैं? वल्चर्स। वल्चर्स यानी गिद्ध, जो डेड एनिमल को खाते हैं। तो इस वजह से वल्चर्स के अंदर भी वो जा रही है, और उसी वजह से वल्चर्स किस कगार पे हैं? एक्सटिंक्ट की कगार पे हैं। तो वल्चर्स खत्म होते जा रहे हैं। और अगर वल्चर्स खत्म हो गए, वल्चर्स क्या है? टॉप प्रीडेटर हैं। क्या है वल्चर्स? टॉप प्रीडेटर। यानी ये लॉयंस की तरह हैं जो पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, जो एनर्जी पिरामिड है यहां पे मिलते हैं ये। ठीक है ना, यहां पे कौन? लायंस और वल्चर्स। तो ये देखो, इसका इंपैक्ट वल्चर्स पे पड़ रहा है। अगर वल्चर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा तो पूरे इकोसिस्टम पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है ये।
तो ये इंपॉर्टेंट भाई सिर्फ आपके हरियाणा पुलिस के लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है सीईटी मेंस के लिए भी। डायरेक्ट आपको वहां से क्या बन रहा है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इन लाइव स्टॉक कोल्ड। देखो गिविंग बर्थ से मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। जो काफ या काओ, उसमें क्या काविंग, ठीक है। पिग्स फैरोइंग, ठीक है। और एक और हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन था, बर्थ का, कौन सा क्वेश्चन था भाई, लैम्बिंग, हाँ ऑप्शन से किया था हमने लैम्बिंग, किसके अंदर, शिप्स के अंदर, ठीक है। तो देखो आप या तो ये भी बोल सकते हो काविंग, फैरोइंग, शिप, फैरोइंग और लैम्बिंग, ठीक है। शिप्स के अंदर क्या, लैम्बिंग। या फिर आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इनमें से एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्या, पार्ट्यूरेशन, ठीक है। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, पार्ट्यूरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और जब पार्ट्यूरेशन आप पर्टिकुलर किसी एनिमल पर डिवाइड कर देते हो, भाई पार्ट्यूरेशन पिग्स में क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन काफ में क्या बोलते हैं, काविंग, पार्ट्यूरेशन इन पिग्स में क्या बोलते हैं, फैरोइंग, पार्ट्यूरेशन इन शिप्स में क्या बोलते हैं, लैम्बिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज नोन फॉर हाई मिल्क यील्ड इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर बफेलो की कौन सी है, जैसे हमने देखा कैटल की ब्रीड देख ली, ऐसे ही ये बफेलो की ब्रीड कौन सी है, चलिए भाई बताना। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है आपने किया भी होगा। तो भाई कौन सी है वो है मुर्रा, मुर्रा काला सोना बोला जाता है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा की शान। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, एक और बॉडी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च। एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए कौन सी बॉडी जिम्मेदार है, ठीक है, चलिए बताइए। आईसीआर, एफसीआई, नाबार्ड या फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। चलिए भाई बताना। आईसीआरडी, बिल्कुल। जो एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च के लिए कौन सी है, आईसीआर है। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन इससे मैं आपको एक चीज क्लियर करवा देना चाहता हूं, यह है स्टार्टिंग आईसीआर की। आने वाले क्लासेस में कंप्लीट आईसीआर कवर कर देंगे हम। आईसीआर कंप्लीट पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए, तो सारी की सारी चीजें कवर कर देंगे इन डिटेल में, ठीक है।